हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स सेकंड के 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स सेकंड पार्ट, जिसमें आपका किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, ये सब चैप्टर्स आते हैं। इन चैप्टर के हम 7 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा सभी सब्जेक्ट का जो टारगेट है वो है 90% प्लस। यानी कि जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं उनको 90% प्लस मार्क लाना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस वीडियो में भी हम 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र और तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से होगा। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट फिजिक्स, जैसे आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा, इन सबको आप पढ़ रहे हैं, उसी तरह आपका सेकेंड पार्ट भी होता है। ठीक है, जिसमें आपको किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाश की, नाभिक और विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इन सब चैप्टर्स को पढ़ना होता है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, तो देखिए, जब सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है सेकंड फिजिक्स के, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझना है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f, ठीक है, फोकस दूरी को हम f से डिनोट करते हैं, अपवर्तनांक n एवं लेंस की वक्रता त्रिज्याओं r1 और r2 के बीच संबंध का सूत्र लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तो आप लिख देंगे आसानी से, और अगर इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f, अपवर्तनांक n और जो उनकी वक्रता त्रिज्याएं हैं r1 और r2, इनके बीच एक सूत्र होता है, उसी को हमें लिखना है। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2, ये फार्मूला होता है इनके संबंध का। ठीक है, देखिए यहाँ पर n क्या है, अपवर्तनांक है, r1 क्या है, पहली त्रिज्या है, r2 है दूसरी त्रिज्या, f क्या है, ये फोकस दूरी है। ठीक है, तो यही जो आपका संबंध होता है, ये जो संबंध है, ये यही सूत्र दर्शाता है। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f, देखिए f यहाँ पर है। ठीक है, अपवर्तनांक n भी है, एवं लेंस की वक्रता त्रिज्याओं r1 और r2, ठीक है, इनके बीच आपको संबंध का सूत्र लिखना था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब f क्या है, फोकस दूरी n है, अपवर्तनांक r1 है पहली त्रिज्या, r2 है दूसरी त्रिज्या। तो इस फार्मूले से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है तो उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी, इसमें भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। देखिए, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, न्यूनतम विचलन तथा कोणीय विक्षेपण का सूत्र लिखिए। यहाँ पर आपको दो सूत्र लिखना है, एक न्यूनतम विचलन का और दूसरा कोणीय विक्षेपण का। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण जो होता है, न्यूनतम, ठीक है, विचलन कोण, विचलन कोण, पहले हम न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र लिखेंगे क्योंकि पहले न्यूनतम विचलन कोण है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल एम से, डेल एम से। ठीक है, डेल एम इक्वल टू होता है n-1 इंटू ए, ये फार्मूला होता है न्यूनतम विचलन कोण का। किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का ये सूत्र है। ठीक है, पतला प्रिज्म, तो न्यूनतम विचलन कोण डेल एम इक्वल टू n-1 इंटू ए। अब देखिए, डेल एम क्या है, आपका न्यूनतम विचलन कोण, एन क्या है, अपवर्तनांक, ए क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ए है आपका प्रिज्म कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिज्म का कोण भी आप लिख सकते हैं। तो ये अगर आपको मान लीजिए अपवर्तनांक दिया गया है, प्रिज्म कोण दिया गया है और आपसे न्यूनतम विचलन कोण पूछा जा रहा है निकालना, तो आप लोग इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक फार्मूला आपको और बताना है, कोणीय विक्षेपण का। ठीक है, तो कोणीय विक्षेपण का फार्मूला क्या होता है, देखिए, कोणीय विक्षेपण। ठीक है, कोणीय विक्षेपण को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, थीटा से। ठीक है, थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है NV - NR इंटू ए।
अब देखिए ए तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया प्रिज्म कोण, ठीक है। थीटा है कोणीय विक्षेपण, एन वी माइनस एन आर, यानी कि इसमें एन वी क्या है, एन आर क्या है। तो एन वी आप लोग ऐसे लिख दीजिए और इधर लिख दीजिए एन आर, ठीक है, नीचे लिख दीजिए एन आर। अब दोनों का मैं नाम बता देता हूँ। एन बी जो है वो बैगनी रंग के लिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक, क्योंकि नाम से ही आपको पता चला एन वी, एन का मतलब अपवर्तनांक, वी का मतलब वायलेट, वायलेट का हिंदी होता है बैगनी। तो एन वी क्या है, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक। एन आर क्या है, तो ये लाल रंग के, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आर से रेड, रेड का मतलब लाल, तो ये लाल रंग के प्रकाश के लिए, बाकी सब कुछ आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, ये लाल रंग के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी एक फार्मूला है। देखिए फार्मूला मैं ज़्यादातर इसमें आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, सब कुछ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं सिर्फ फार्मूला मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि आपको संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र लिखना है और क्षमता का, ठीक है। तो संपर्क में अगर दो लेंस रखे हैं तो उनकी फोकस दूरी का सूत्र होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। f1 क्या है, f1 है पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी। तो अगर इनको हम लोग संपर्क में रखे हैं तो इसका फोकस दूरी का फार्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। चूंकि दो पतले लेंस हैं तो f1 और f2 होगा, एक का f1 एक का f2, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि जो लेंस की क्षमता होती है P इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है, P इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि क्षमता इक्वल टू 1/, फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/f के स्थान पर P लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी क्षमता। और 1/f1 है यानी कि पहले लेंस की फोकस दूरी है, तो इसके लिए हम P1 लिख देंगे क्षमता, ठीक है, और ये हो जाएगा P2। तो ये हो जाएगा क्षमता का सूत्र, ठीक है, ये हो जाएगा क्षमता का सूत्र। तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि P इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछी गई थी, एक दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का हमने फार्मूला लिखा, एवं क्षमता का सूत्र पूछा गया था। तो क्षमता P इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा, क्योंकि 1/f इक्वल टू P होता है, तो f1 है तो P1 लिख देंगे, f2 है तो P2 लिख देंगे, बाकी सब आपका सेम रहेगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको भी हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। अभी मैंने आपको पहले सूत्र इसका बताया है, ठीक है, अभी जल्द ही जब मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री, तो हमें दिया गया न्यूनतम विचलन कोण डेल एम इक्वल टू 10 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल एम से डिनोट करते हैं, डेल एम इक्वल टू 10 डिग्री। हमें क्या करना है, पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है एन, एन इक्वल टू हमें दिया गया है 1.5। हमें निकालना क्या है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमें निकालना है। तो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था डेल एम इक्वल टू, ठीक है, क्या बताया था मैंने, डेल एम इक्वल टू n-1 इंटू ए, ठीक है। अभी जब मैं विचलन कोण पतले लेंस के लिए विचलन कोण का फार्मूला मैंने बताया था तो यही बताया था, ठीक है। अब चूंकि हमें यहाँ पर निकालना है ए, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू डेल एम अपान n-1, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने क्या किया, इस ए को इधर रखा, बाकी अगर n-1 को हमें इसके इधर ले जाना है तो क्या है, इधर गुणे में इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया। डेल एम की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 10 डिग्री, एन कितना है, एन है 1.5 -1। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 10 डिग्री, आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5। आप अगर इसको काटेंगे 10 को 0.5 से तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है, ये 20 आएगा,
समझ में आया। तो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा प्रिज्म कोण जो आएगा वो आएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका प्रिज्म कोण हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था वो सूत्र आप याद रखिएगा। इस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं उस फार्मूले से, तो आपको ये सूत्र याद रखना है जो मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। ये आपके सामने है, डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, एन है अपवर्तनांक, ए है प्रिज्म कोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो देखिए नेत्र की वह क्षमता, हम लिख देते हैं आपको इसका डेफिनेशन, नेत्र की वह क्षमता, वह क्षमता कैपेसिटी, ठीक है, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है, देखा जा सकता है, वो क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। देखिए नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब नेत्र की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि नेत्र जो हमारा होता है इसमें लेंस लगा होता है, ठीक है, एक लेंस की बात व्यवहार करता है। तो देखिए नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण जो नेत्र लेंस होता है उसकी दूरी, उसकी फोकस दूरी में हम परिवर्तन करके दूर व नज़दीक की वस्तुओं को आसानी से देख सकें, वही क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा आंसर भी है, तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है ये तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से है, ठीक है, सेकंड चैप्टर जो सेकंड फिजिक्स का है। ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। यानी कि आपको ऐसी दो भौतिक घटनाओं का बताना है, भौतिक घटनाओं को जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं, यानी कि जो ये बताती हैं कि प्रकाश जो होता है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो दो घटनाएं हैं, एक है व्यतिकरण, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, पढ़ाया भी है पहले मैंने, आप लोग सर्च कर सकते हैं, एक है विवर्तन, ठीक है। ये दो ऐसी भौतिक घटनाएं होती हैं जो ये बताती हैं कि प्रकाश तरंग की प्रकृति, यानी कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, यानी कि ये जो है प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है, व्यतिकरण तथा विवर्तन, ठीक है। तो देखिए जो हमारा 7वां क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है, वो भी तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं। समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए तरंग के आयाम को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चूंकि दो तरंग हैं तो दो तरंगों के आयाम को हम क्या करेंगे, एक को A1 मान लेंगे, एक को A2 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो तरंग हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इन दोनों का अनुपात दिया गया है A1 अनुपात A2, हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5:3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू 5/3, ठीक है, 5/3। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से A2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5A2 इक्वल टू, देखिए तिरछा गुणा कैंची गुणा कर देंगे 3A1, ठीक है, 3A1। अब यहाँ से हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, A2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3A1/5, 3A1/5। तो देखिए हमने A2 की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालना क्या है, इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो तरंग की जो तीव्रता होती है उसको हम I से डिनोट करते हैं, तो हमें निकालना है I मैक्सिमम, यानी कि I अधिकतम अनुपात I मिनिमम, यानी कि I न्यूनतम, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसी को यहाँ पर हम लगाएंगे। आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू होता है फार्मूला एक A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, यानी कि सॉरी A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है अगर आपको तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है, तो आप उनकी आयाम को A1 प्लस A2 यानी कि पहली तरंग का आयाम दूसरे तरंग के आयाम को जोड़ दीजिए, अपान A1 माइनस A2 यहाँ पर घटा दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू हम A1 ही रहने देंगे, प्लस A2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, ये देखिए 3A1/5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3A1/5, 3A1/5 समझ में आ रहा है, अपान A1 माइनस, अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी A2 की वैल्यू हम रखेंगे 3A1/5। थोड़ा सा आपको दिखने में लंबा लग रहा होगा, बट आपको समझना तो है ही। ठीक है, अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा। ठीक है, 1 का 5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5A1 प्लस 5 का 5 यानी कि 3A1। ठीक है, अपान यहाँ पर भी वही हो जाएगा 5A1, बट यहाँ पर माइनस होगा 3A1/5, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसको हम ब्रेकर में करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा ऊपर भी। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर कर दिया हमने। अब इधर ही सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए इसको हम निकाल रहे हैं आई मैक्स अपान आई मिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 5 और 3 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 8A1 अपान 5, अपान 5 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 2A1 अपान 5, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू, सबसे ऊपर का सबसे नीचे गुणा होगा, या आप डायरेक्टली एक काम कर सकते हैं, 8 का इससे गुणा होगा। ठीक है, और इसका इससे गुणा होगा, तो आप 5 से 5 यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब भी वही आएगा, तो ये हो जाएगा 8A1 अपान 2A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व हम कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, इसका कर लेते हैं स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 8 टाइम 64। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम A1 को काट देते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा 8/2। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 8 टाइम 64 हो जाएगा। देखिए मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग नीचे भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4। ठीक है, कट करेंगे, 4 कम 4, 16 चौका 64। तो हमारा फाइनली जो आई मैक्स अपान आई मिन आएगा, आई मैक्स अपान आई मिनिमम। ठीक है, यानी कि अधिकतम तीव्रता अपान न्यूनतम तीव्रता, तो ये हो जाएगा 16/1। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो आई मैक्स यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 16:1, 16:1। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी तरंग की अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। ठीक है, हमने जैसे निकाला। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 7 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए 12th सेकंड फिजिक्स के। कैसा लगा आपको वीडियो, कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।